हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं इलेक्टिव कोर्स अंतराल भाग 1 का पहला पाठ अंडे के छिलके, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। बच्चों, आपके सिलेबस के कुछ पाठ अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर और कुछ निकट भविष्य में कर दिए जाएंगे। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बेटा, सबसे पहले मैं पाठ का संक्षेप में परिचय दूंगी, फिर इसका उद्देश्य समझाऊंगी और फिर पात्रों का संक्षेप में परिचय और फिर सारांश यानी पाठ की समरी और अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। मोहन राकेश जी ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की विभिन्न रुचियों का अत्यंत बारीकी के साथ चित्रण किया है। परिवार में अम्मा, माधव, राधा, वीणा, गोपाल और श्याम कुल 6 पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक, अपनी रुचियां पूरी करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं और एक सदस्य दूसरे सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट भी पीता है। यहां तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करती हैं। सभी पात्रों की एक दूसरे के साथ घनिष्ठता, अपनापन और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान पूरे एकांकी में स्पष्ट रूप से नजर आता है। एकांकी का उद्देश्य। इस एकांकी के कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, कि हम लोग समाज में जो जिस तरह का ढोंग दिखावा करते हैं उसको उभारना इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अगला है दोहरी जिंदगी जीने वालों पर व्यंग्य। लोग डबल स्टैंडर्ड के हैं, होते कुछ हैं और दर्शाते कुछ हैं, उस पर भी व्यंग्य किया गया है। तीसरा, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना। परंपरा से हम जो बातें मानते चले आ रहे हैं, आधुनिक पीढ़ी कई बातों को नहीं मानती, तो दोनों में आपस में कहां द्वंद्व है, टकराव है, उस स्थिति को उभारना भी एकांकी का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला, छात्रों को यह संदेश देना कि वे अपने जीवन में यथार्थ को अपनाएं, बनावटीपन को नहीं, क्योंकि बनावटीपन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, तो इसलिए यथार्थ को अपनाना चाहिए। अगला, परिवार में एकता और अपनापन बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। और अंत वाला एक उद्देश्य ये भी है, धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि आधुनिकता के चक्कर में युवा पीढ़ी धूम्रपान और नशा सेवन करने लगी है, तो इस तरह भी उनको जागरूक करना इस एकांकी का एक प्रमुख उद्देश्य है। आइए बच्चों, अब हम समझ लेते हैं मुख्य पात्रों के विषय में, उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। वीणा गोपाल की पत्नी है और श्याम की भाभी है। गोपाल वीणा का पति है और अम्मा का मंझला पुत्र है, यानी बीच वाला बेटा है। श्याम वीणा का देवर है और अम्मा का सबसे छोटा पुत्र है। राधा माधव की पत्नी है और वीणा की जेठानी है। माधव राधा का पति है और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा पुत्र है। जमुना अम्मा का नाम है। बच्चों, अब हम एकांकी का सारांश समझते हैं। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। श्याम, जो अम्मा का सबसे छोटा बेटा है, वो सीटी बजाता हुआ गैलरी से आता है। बाहर बरसात हो रही है, उसने बरसाती पहनी हुई है और उससे पानी टपक रहा है। वह कमरे में घुसते ही भाभी भाभी पुकारता है। वीणा श्याम की भाभी है और वह उसको बोलती है
कि बरसाती को बाहर ही उतार कर आओ, तुम सारा फर्श गीला कर रहे हो। और फिर पीछे से उसकी बरसाती उतारने लगती है और फिर उसे कहती है लाओ इसको मैं ही बाहर रख देती हूँ। श्याम कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है कि, और वो बताता है कि पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीजें चारपाई पर होती थी, आज तो कमरे का नक्शा ही बदला हुआ है, सारी चीजें बड़े सलीके से रखी गई हैं। वीना श्याम को चाय पीने को कहती है। जब चाय पीने को कहती है तो श्याम कहता है कि इस सुहावने मौसम में, बरसात का मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है, तो चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए तो मजा आ जाएगा। और वो अपनी भाभी से कहता है कि क्यों ना गरम गरम समोसे या कचौड़ी खाने को मिल जाए, है ना, जो तुम कहो मैं ले आता हूं। तो फिर वो कहती है कि अरे ये क्यों खाओगे, कचौड़ी समोसे वगैरह क्यों खाओगे, खाना है तो कुछ अच्छी चीज खाओ। तो फिर वो वीना उसको कहती है कि 4-6 अंडे ले आओ। अंडे के नाम पर श्याम के कान खड़े हो जाते हैं और वो भाभी को ऐसी चीज का नाम न लेने के लिए आगाह करता है, उसे सतर्क करता है कि ऐसे भाई धीरे लो, नाम क्या नाम ले रही हो अंडे का, अम्मा सुन लेंगी, क्योंकि अम्मा तो शाकाहारी हैं। तो इस तरह अंडे और मांस घर में भाई नहीं आता है क्योंकि अम्मा को पसंद नहीं है ना, वो इन सब चीजों से परहेज करती हैं। वीना फिर कहती है कि अरे यहाँ तो रोज अंडे का नाश्ता होता है, यहाँ का मतलब उसके कमरे में, यानी कि उसका पति रोज अंडे खाता है, अंडे बनाता है, तो इसलिए वो कहती है कि यहाँ तो हमारे कमरे में तो रोज अंडे का नाश्ता होता है। फिर श्याम भी उसको बताता है, श्याम कहता है वैसे मैं भी कच्चा अंडा खाता हूँ रोज, ये पकाने वगाने का झंझट नहीं करता हूँ। इस तरह से दोनों की आपस में बात होती है। और फिर वीना उससे कहती है अगर, और भाई जब किसी को कुछ खाना है तो भाई छिपाने की क्या बात है इसमें, जो कुछ खाना है सामने खाना चाहिए। फिर श्याम अंडे लेने जाने लगता है, फिर वो कहता है तो वीना उससे कहती है अच्छा ऐसा करना, थोड़ी सी ना किशमिश भी ले आना, ताकि जब अंडे का हलवा बनाऊंगी तो उसमें थोड़ी किशमिश डाल दूंगी तो हलवा अच्छा बनेगा। अब इस तरह से वो अंडे लेने के लिए चला जाता है। जब श्याम अंडे लेने जाता है तो वीना खूंटी से कपड़े उतारकर तह लगाने लगती है। तभी खूंटी से एक मोजा गिरता है, जुराब, और उसमें अंडे के छिलके देखकर वो हैरान हो जाती है। अपने पति गोपाल की इसी बात पर खुद ही बड़बड़ाने लगती है। अब वो क्यों बड़बड़ाती है, क्योंकि वो कहती है अरे ये कोई जगह है, इन्होंने यहाँ अंडे के छिलके रखे हुए हैं, जुराब में कोई अंडे के छिलके डालकर रखता है, ऐसे अपने आप से बड़बड़ाती है। और उसे इस बात पर अपने पति की इस बात पर थोड़ा गुस्सा भी आता है ना, और कहती है कि अरे कितनी बार कहा है कि बाहर डालकर आओ, हाँ, और ऐसे बताओ इतना हफ्ते भर ये इकट्ठा करते रहते हैं, और अगर छिलके नाली में डाल दिए जाएं तो भाई गंदगी दूर हो जाएगी, है ना, ये डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएं, देखो लेकिन यहाँ मोजे में डाल रखे हैं इन्होंने। तो इस तरह से अपने आप से बड़बड़ाती है। और फिर क्या होता है, फिर शाम के लिए चाय बनाने के लिए वह राधा के कमरे का किवाड़ खटखटाती है, क्योंकि उसे चाय बनानी है, शाम अंडे लेने गया है, तो वो जब वो जाती है उसका दरवाजा खटखटाती है। अब राधा के कमरे से होकर ही उसको पानी लेने जाना है, चाय बनानी है, तो वहां उसका दरवाजा खटखटाती है राधा, जो उसकी जेठानी है। जब वह उसका कमरा खटखटाती है तो जब घुसती है अंदर तो क्या देखती है, उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वीना थोड़ा अधिक आधुनिक विचारों की है और राधा उम्र में थोड़ी बड़ी है, उसकी जेठानी है, तो वो थोड़ा छुप कर ये काम करती है। तो वो कहती है कि भाई मैं अम्मा के सामने तो नहीं पढ़ सकती। वीना उसको कहती है कि भाई मैंने तो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ नामक पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी हुई हैं। और फिर वीना कहती है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए, क्योंकि वो उसे छुपा कर पढ़ती है। तो वीना को ये बात उसके सामने जाहिर हो जाती है, तो इसलिए वो कहती है कि ये कौन सी, इसमें कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है जो इसको छुपा कर रखा जाए और पुस्तक को तकिए के नीचे रख देती हो तुम और उस ऐसे पढ़ती हो, इसमें कौन सी ऐसी गलत चीजें हैं जो। वीना उसे पुस्तक पढ़ने के लिए इस तरह से उकसाती है और कहती है कि नहीं, ये तो चीज सामने पढ़नी चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बुराई वाली बातें हैं या कौन सी ऐसी गलत बातें हैं, है ना।
और उसे बताती है, फिर उसे ये भी बताती है कि मैंने तो ये किताबें पढ़ी हैं, ये तो बहुत ही रोचक है, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। और वो उससे ना थोड़ी बहुत बातें पूछने लगती है, किसकी, जो वो पुस्तक पढ़ रही होती है चंद्रकांता, तो वो उससे उसी के बारे में फिर थोड़ा पूछने लगती है। वो कहती है नहीं नहीं तुम खुद पढ़ो। उसके बाद क्या होता है, वीणा चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है, चाय बनती देखकर वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वीणा उसे बताती है कि यह चाय शाम के लिए बन रही है, क्योंकि वो खुश इसलिए होता है, वो सोचता है कि भाई मेरी पत्नी ने मेरे लिए पहले से चाय चढ़ा रखी है ना, चाय बना रही है, अभी मैं घर पहुंचा नहीं हूँ, इसको मेरी इतनी ख्याल है, इसको मेरा इतना मतलब मेरी केयर करती है ये। पर वो कहती है नहीं नहीं ये शाम के लिए बन रही है चाय। फिर गोपाल अपनी भाभी राधा की कई बातों के लिए प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है, वह वीणा को बताता है कि वह भाभी के सामने भी पी लेता है, और उसको बताता है कि देखो हमारी जो भाभी हैं तो वो देखो मन में रखती हैं, भाभी को ये बात पता है कि मैं सिगरेट पीता हूं, पर उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है। तो इस तरह से अपनी भाभी की बड़ाई करता है और उसको मतलब बताता है कि देखो हमारी भाभी तो इतनी अच्छी हैं, मन की बात मन में रखती हैं, है ना, और उनको ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, अपने मन में ही रखी हुई है। तो इस तरह से जो वीणा है वो पति की ये बातें सुनती है। और जो गोपाल है वो अपनी भाभी की तारीफ करता है अपनी पत्नी के आगे और कहता है कि देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना ऐसी बात वैसी बात, हाँ हमारी भाभी तो देवी हैं, देवी की प्रतिमा हैं। तुम दिन भर बैठकर सन्स एंड लवर्स जैसे उपन्यास पढ़ती रहती हो, और हमारी भाभी पता है कौन सी क्या पढ़ती हैं, रामायण महाभारत। अब फिर उसके बाद जो राधा है तो वो खिसिया सी जाती है, वो कहती है भाई दिन भर काम ही करती रहती हूँ, काम से फुर्सत मिले तो पढ़े पढ़ाए ना, 10 मिनट अगर कभी मिल भी जाते हैं तो 4 अक्षर मैं बांच लेती हूँ, 4 अक्षर पढ़ लेती हूँ। और गोपाल कहता है वक्त ना मिले ये और बात है, पर पढ़ने के लिए तो आपने गुटका रामायण रख छोड़ी है भाभी, मन में भावना होनी चाहिए। इस तरह से वीणा देखती है कि राधा की जो छवि है उसके पति के दिमाग में बहुत एक मतलब आदर्श नारी की छवि उसके मन में बैठी हुई है। उसे नहीं पता है कि उसकी भाभी जो है वो चंद्रकांता छुप कर पढ़ती है। इस तरह से इनमें बातें होती हैं। फिर थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और वीणा अंडे का हलवा बनाती है। इतने में क्या होता है, इतने में जमुना देवी जो अम्मा हैं उनकी आवाज सुनाई देने पर सब सकपका जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। और सभी के मन में यही बात है कि अगर अम्मा को पता चला तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, है ना। वे सारी चीजें ढक देते हैं क्योंकि पूरी तैयारी हो रही है, भाई अंडे लेकर आ गया है और वो हलवा बनाती है वीणा, तो सब कुछ बन रहा है वहां पर। तो वो सब बर्तन वगैरह ढकने लगते हैं, सारी चीजें ढकने लगते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रखा है, क्योंकि दरवाजे की ओट में हो जाते हैं ये लोग, है ना। कोई दरवाजे की ओट में हो जाता है, कोई स्टोव के पास हो जाता है ताकि अम्मा बर्तन उठाकर ना देखें, कोई चीज उठाकर ना देखें। तो जब जमुना अंदर आकर पूछती है दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, तो जमुना अपने कमरे की छत चूने की फिर शिकायत भी करती है। फिर कहती है कि अरे अपने बेटे से कहने आई है, वो गोपाल से पूछती है कि अरे तू कोने में क्यों खड़ा है, मैं तेरे को कह रही हूँ कि मेरी बात तो सुन, तूने मेरे कमरे की जो छत है वो इतने दिनों से चू रही है, तेरे को बोला था, है ना, तूने क्या किया उस बारे में बात करने आती है अपने बेटे के कमरे में। फिर गोपाल से कहती है तू वहां कोने में क्यों खड़ा है, वो कोने में खड़ा है, थोड़ा चीजों को छुपा रहा है। तो गोपाल कहता है कि वीणा का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। इस तरह से ये बहाने बनाता है। तो जब बहाने बनाता है तो फिर उस समय पूरी तरह से ये जितने भी सदस्य हैं वहां पर खड़े हैं तो ये एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की बातों को छिपाते हैं। और इस तरह से फिर माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, और वो उठाकर देखना चाहती है, बर्तन का ढक्कन खोलना चाहती है, देखना चाहती है, लेकिन गोपाल उसको हाथ लगाने को मना करता है और माँ से कहता है अरे माँ को डर दिखाता है करंट मारने का, तो कि भाई स्टोव ना आपको करंट मार देगा। तो राधा बहाना बनाती है कि
और कैसे एक दूसरे का ना सब साथ देते हैं और किस तरह से ये यहाँ दर्शाया गया है। और इतने में राधा एकदम से बहाना बनाती है कि श्याम के घुटने में ना गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है, यहाँ पुलटिस बन रहा है। तो जबकि वहां पे क्या बन रहा होता है, अंडे का हलवा। लेकिन माँ जमुना अम्मा जो है वो बर्तन उठा के देख ना ले कि अंडा है, अंडा बन रहा है, तो ऐसे ही राधा की उसको ऐसी बहाना बना के बोल देती है अम्मा को कि यहाँ तो पुलटिस बन रहा है और मैंने ही इसको बोला है, वीना को बोला है कि पुलटिस बांध दे शाम के घुटने पर, क्योंकि उसके घुटने में गेंद लग गई थी। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है, गोपाल बहाना बनाकर उन्हें मना करता है। वो कहती है लाला मैं बांध देती हूँ। जमुना कहती है माँ है क्योंकि, तो उसको भी एकदम से लग जाता है कि अरे इसको चोट लगी है तो लाओ मैं बांध देती हूँ। कहते नहीं नहीं माँ तुम रहने दो। और फिर सब सोचते हैं किसी तरह माँ यहाँ से वही जाए और वो अपना जो उन्होंने जो चीजें छुपा रखी उनको फटाफट इधर उधर करें। तो इस तरह से फिर वह गोपाल माँ को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है। इतने में फिर जब माँ चली जाती है तो सब हलवा खाने लगते हैं और छिलकों को, जो अंडे के छिलके पड़े हुए थे, उनको छुपाने का उपाय करते हैं। इतने में क्या होता है, इतने में बड़ा भाई आ जाता है, बड़ा भाई माधव आ जाता है और माधव सब देख लेता है, उसे सब पता चल जाता है। गोपाल फिर उससे विनय करता है, उसे प्रार्थना करता है कि भैया अम्मा को मत बताना। फिर माधव बताता है उन सबको, कहता है अरे तुम क्या सोचते हो कि ये बातें अम्मा को नहीं पता है ना, अम्मा को सब पता है। वो कहते क्या आप बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ अम्मा को सब पता है, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से सभी को पता चल जाता है जब ये बात माधव बताता है कि अम्मा को सारी बातें मालूम है, अम्मा से क्या छिपाना, अम्मा ये भी जानती हैं कि अंडे खाते हैं हम, अम्मा को ये भी पता है कि गोपाल सिगरेट पीता है। तो वो बताता है कि सारी बातें अम्मा जानती हैं लेकिन अम्मा इस बात को जाहिर नहीं करती। और फिर वो हल्की हल्की हंसी हंसता है। तो बच्चों ये तो था एकांकी का सार। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, अंडे के छिलके को जुराब में, कोट की जेब में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं। इस पर अपनी राय लिखिए। बच्चों आप इस संबंध में अपनी राय लिख सकते हैं और आपको पता है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है। तो इसको कहाँ फेंकना चाहिए आप समझ सकते हैं, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना। और इधर उधर नहीं रखना चाहिए, उससे बदबू भी फैलती है और चीजें खराब भी हो जाती हैं, है ना। और हमें स्वच्छता अभियान अपनाना चाहिए और स्वच्छता हमेशा अपने घर से ही शुरू होती है। तो इस तरह से अंडे के छिलके को इधर उधर छिपाना बिल्कुल गलत है। वो वस्तु भी गंदी हो जाती है और उसमें से दुर्गंध भी आने लगती है और सफाई भी नहीं रहती है। इस दृष्टि से अंडे के छिलकों को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, है ना। और अगला प्रश्न देखें, अंडा खाना क्या कोई अपराध है? इस विषय पर निबंध लिखिए। बच्चों आप इस विषय पर स्वयं लिख सकते हैं। अंडा खाना वास्तव में कोई अपराध नहीं है। दो प्रकार के भोजन होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। और जो लोग शाकाहारी हैं वो अंडे, मांस, मछली इत्यादि से परहेज करते हैं, इसलिए वो इन सब खाद्य पदार्थों से वे दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं वे इसको एक भोजन का प्रकार समझते हैं और वे ये समझते हैं कि इस आहार में भी पौष्टिक तत्व हैं, इसलिए वे उसको खाने में, अंडे वगैरह खाने में कोई बुराई नहीं समझते हैं और ऐसा खाना वास्तव में कोई अपराध भी नहीं है। तो इस तरह से बेटा आप करते हुए लिख सकते हैं कि दो प्रकार का भोजन होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, और इस तरह से कि वो लोग ये सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? श्याम को परायेपन का एहसास इसलिए होता है क्योंकि उसकी भाभी जब से घर में आई हैं, यानी जब से उसके भाई की शादी हुई है, तब से उसके कमरे का नक्शा ही बदल गया है। पहले उसके भाई के कमरे में सामान बहुत अस्त व्यस्त रहता था, इधर उधर बिखरा रहता था, केवल जूते ही जमीन पर होते थे, बाकी सब चीजें मेज या चारपाई पर पड़ी होती थी। और अब तो जब से उसके भाई की शादी हुई है, वीना भाभी घर में आई है, तब से उसका कमरा बहुत व्यवस्थित रहता है, सिमटा हुआ रहता है, सारी चीजें सलीके से सब जगह व्यवस्थित रूप में रखी हुई हैं और इसीलिए उसे अपने भाई का कमरा अब परायेपन का एहसास देता है। अगला प्रश्न,
एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी लिखिए। एकांकी की शुरुआत में अम्मा को परंपरागत स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। वह रामायण की परंपरा से जुड़ी हुई स्त्री हैं जो पुराने रीति रिवाजों मान्यताओं को मानती हैं और उन्हें ही घर में लागू करना चाहती हैं। और वह अंडे खाना और चंद्रकांता आदि पुस्तकें पढ़ने को बुरा मानती हैं। वो ये समझती हैं कि स्त्रियों को केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए और घर के सदस्यों को भी सभी सदस्यों को भी शाकाहारी होना चाहिए। मांसाहारी भोजन खाने से मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है, वो अच्छी नहीं रहती। परंतु एकांकी के अंत में माधव के ये शब्द अम्मा की तस्वीर ही बदल देते हैं कि क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। वह देख कर भी अनदेखा कर देती हैं और जान कर भी अनजान रहती हैं। और इन शब्दों से पता चल जाता है कि अम्मा पूरी तरह से परंपरागत स्त्री नहीं हैं। वे आधुनिक विचारों को भी जानती हैं, समझती हैं और उन्हें स्वीकार करती हैं। इस तरह से एकांकी के अंत में अम्मा की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल जाती है। अगला प्रश्न, अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? इस तरह से हम देखते हैं कि अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किसी भी संदर्भ में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार में जो आधुनिक अपने आप को कहलाते हैं, जो लोग दोहरा जीवन जीते हैं, वे लोग मिली जुली संस्कृति को मानते हैं। घर में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वे परंपरागत संस्कारों को, मान्यताओं को मानते हैं और ये पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी होने के कारण आधुनिकता को मानती है और ये नए को अपनाना तो चाहती है, परंतु पुराने से भी पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाई है। और पुराने जो विचार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, उनकी गलत बातें या उन जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो संकीर्णताएं हैं, उनके खिलाफ भी एक सही ढंग से बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने में हिचक महसूस करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पीढ़ी है, आजकल की पीढ़ी, वो दोहरा जीवन जीती है और इस तरह से दोहरा जीवन जीने से जो है वो दुराव छिपाव की भावना उत्पन्न होने लगती है, जैसा कि इस एकांकी में भी दर्शाया गया है। आधुनिक पीढ़ी के जो पात्र हैं वे सब अम्मा से बातें छिपाते हैं, छिपकर अंडे खाते हैं और फिर अम्मा को बताना नहीं चाहते, परंतु अम्मा तो जानती हैं कि उनका बेटा गोपाल सिगरेट भी पीता है ना, और बच्चे अंडे भी खाते हैं, परंतु वे उनके सामने इस बात को का एहसास नहीं होने देती हैं। तो इस बात से अगर हम अपने ऊपर इस बात को लेकर देखें, अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते? हम अगर उन पात्रों की जगह होते तो हम अपने अम्मा से खुलेपन से, नम्रता के साथ बात करते और उन्हें इस बात का एहसास कराते कि आधुनिक विचार, आधुनिकता में मांसाहारी होना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मांसाहारी है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर वह खाना चाहता है और उसे उसी खाने में संतुष्टि मिलती है तो उससे कोई ऐतराज नहीं है और इससे पौष्टिकता को भी जोड़ा जा सकता है। और इस तरह से जो बात कहें तो हम पूरे परिवार से, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे दुराव छिपाव की जो हमारी भावना है वो नहीं आएगी। हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि हम किसी चीज़ को छुपाएं और किसी चीज़ को ऐसे छुपाकर खाएं, क्योंकि ऐसे छिपाकर खाने से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो भी हमसे यही सीखेगी और फिर वो भी नहीं तो हमसे कई बातें और भी छिपाने लगेगी और इस तरह से रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो घर में अशांति उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए
हम अगर ऐसे पात्रों की जगह होते तो हम बड़े बुजुर्गों को यानी अम्मा को विश्वास में लेते, उन्हें विनम्रता के साथ समझाते, उनसे बात करते और वे जरूर हमारी बात में साथ देती और हमारी बात मान जाती और घर में आपस में संबंधों में और ज्यादा विनम्रता और ज्यादा आपस में आत्मीयता उत्पन्न होती। अगला प्रश्न, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? राधा के चरित्र में हमें बहुत सी विशेषताएं ऐसी देखने को मिलती हैं जिन्हें हम वास्तव में अपनाना चाहेंगे। जो उसकी प्रमुख विशेषता है वो तो ये है कि वह बहुत अधिक विश्वसनीय है। राधा कभी भी बात इधर की उधर नहीं करती है, यानी एक सदस्य के मन की बात जो उसे बताई जाए वो दूसरे सदस्य को नहीं बताती है। इस तरह से आपसी संबंधों में टकराहट नहीं महसूस होती, मतलब आपसी संबंध जो हैं वो विनम्र बने रहते हैं और कहीं भी टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और वह किसी की भी बातों को अपने दिल में ही जगह दे देती है, अपने दिल में ही रख लेती है और गोपनीय बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है। इस तरह से परिवार के सदस्यों में आपस में आत्मीयता बनी रहती है। उसके चरित्र की और विशेषता यह है कि वो मूल्यों का सम्मान करती है और राधा जो है वो संयुक्त परिवार में जब रह रही है तो वह घर की सबसे बड़ी बहू है। वह अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से समझती है और किसी का दिल ना दुखे इस बारे में पूरी कोशिश करती है और अम्मा को भी बात नहीं बताती और अम्मा का सम्मान भी करती है और वो बहुत अधिक गौर करती है कि अम्मा को वो बात ना बताई जाए जो अम्मा पसंद नहीं करती हैं उसकी दृष्टि में। और इसीलिए वह जब चंद्रकांता भी पढ़ती है तो छिपा कर पढ़ती है क्योंकि वह चाहती है कि अम्मा का दिल दुखेगा, अम्मा के दिल को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वह उसे छुपा कर पढ़ती है। और उसने इसीलिए गुटका भी अपने पास रखा हुआ है क्योंकि वह चाहती है कि कभी कभी वह रामायण का गुटका हाथ में उठाए और वो भी पढ़े। वो भी पढ़ती है क्योंकि वह अम्मा की बातों को मानती भी है, मतलब बुजुर्गों का सम्मान करने वाली है। जब अम्मा जो है जो बर्तन रखा है चढ़ा हुआ है उसको जब हटाकर देखना चाहती हैं तो वो ऐसी बहाना बना देती है कि इस पे पुलटिस बन रही है और मैंने ही उसको वीना को कहा है कि उसको शाम के घुटने में दर्द है, उसको गेंद लग गई थी तो वो पुलटिस बांध दे। और इस तरह से हम देखते हैं कि राधा की एक और विशेषता ये भी है कि वो बहुत ममतामयी है, सबके साथ बहुत स्नेह करती है। और वीना अंडे का जो हलवा बना रही है तो वो उसको पुलटिस कहकर अम्मा को देखने नहीं देती है और इस तरह से, जबकि अंडा तो वीना बना रही है और श्याम अंडे लेकर आया है, इसमें राधा ने बीच में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वह उन दोनों को बचाने के लिए मतलब इस तरह से अपने स्नेह का प्रदर्शन करती है। और इस तरह से पता चलता है कि वो बहुत अधिक ममतामयी है और आत्मीयता बनाए रखना चाहती है सभी सदस्यों के बीच। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि घर में शांति की समर्थक है कि घर में शांति बनी रहे, आपस में क्लेश ना हो, गुस्सा ना हो। और इसीलिए कई बार वो झूठ भी बोल जाती है और तभी वो माँ से भी झूठ बोल जाती है। श्याम और वीना अंडा बना रहे हैं और उसका जो गोपाल है वो सिगरेट भी पीता है, अम्मा को नहीं बताती है। कई बातों के लिए वो झूठ बोल जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो आदर्श भाभी की भूमिका निभाती है, आदर्श बहू भी है वो। हालांकि बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन पढ़ने की इच्छा जरूर रखती है और इसीलिए उसमें ये भी है कि पढ़ने का भी उसको शौक है। इसलिए साहित्यकारों की यानी कि देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास है लिखा हुआ, ये चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, ये सब वो पढ़ने में उसकी रुचि है। और हर व्यक्ति की अपने अलग किस्म की रुचि होती है। इस तरह के तिलिस्मी उपन्यास पढ़ने में उसकी रुचि है, ये बहुत एक उसके चरित्र की विशेषता है। अगला प्रश्न, अंडे का छिलका अनुपयोगी या कूड़ा समझा जाता है तो फिर इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? क्या स्वच्छता मिशन का इस पाठ से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल है। स्वच्छता मिशन से इसका पूरा संबंध है। अंडे का छिलका तो अनुपयोगी होता है, उसको कूड़ा समझा जाता है और उसे संभाल कर थोड़ी ना रखा जाना चाहिए। जैसे कि इसमें एकांकी में दर्शाया गया है कि एक
एक एक हफ्ते का वो जो गोपाल है वो एक एक हफ्ते के अंडे के छिलके जुराब में डालता है, यानी मोजे में डाल के रख देता है और इस तरह से रखता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे दुर्गंध भी फैलती है, कूड़ा भी फैलता है और अच्छा भी नहीं लगता और अस्वच्छता भी फैलती है, गंदगी होती है, दुर्गंध आती है। तो इस तरह से इसको कूड़ेदान में डालना चाहिए और स्वच्छता मिशन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जिस तरह से वीना जब शाम को कहती है, जब उसकी बरसाती से पानी टपक रहा होता है तो उसको कहती है सारा कमरा भिगो रहे हो, गंदा कर रहे हो। तो इस तरह से उसे अपने पति की इस बात का भी थोड़ा विरोध करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि वह इस तरह से मोजे में अंडे के छिलके ना डाले। और इसीलिए जब वह मोजा उतारती, जब कपड़े खूंटी से उतार कर तह लगाने लगती है, तो जब मोजे में छिलके देखती है अंडे के, तो उसको थोड़ा क्रोध भी आने लगता है पति पर और अपने आप से बड़बड़ाने भी लगती है। ये यही दर्शाता है। अगला प्रश्न, स्वच्छता अभियान मिशन पर विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावकों की उपस्थिति में बाल सभा का आयोजन कीजिए। बच्चों, ये बाल सभा एक्टिविटी है तो ये तो आपका स्कूल में करवाई गई होगी या करवाई जा सकती है। अगला प्रश्न जो अंतिम है वो देखें, कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, जैसे जंपर, कोट, कपड़ा, जूता, किताब, कॉपी, है ना, कूड़ा करकट, मतलब जिसमें अंडे के छिलके इत्यादि। तो बच्चों ये आप खुद लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं कि जंपर कहाँ रखना चाहिए, अलमारी में रखना चाहिए, कोट को अलमारी में हैंगर पर टांग कर रखना चाहिए, कपड़े तह लगा कर रखने चाहिए, है ना, सलीके से रखने चाहिए, जूता शेल्फ में रखना चाहिए, कॉपी किताब जो हैं वो या तो मेज के, अगर पढ़ने हो तो हमें स्टडी टेबल के ऊपर रखने चाहिए, नहीं पढ़ने तो हमें अलमारी में लगा कर रखने चाहिए, कूड़ा करकट जैसे अंडे के छिलके इत्यादि कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस तरह से बच्चों आप ये बनाकर लिख सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बेटा, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक ये चैनल नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी पाठ डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा पाठ, प्रश्नोत्तर आदि समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, और आपको अगर कोई पाठ अपने सिलेबस का देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।